तो ये रदरफोर्ड और सोडी का नियम है और इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से तत्व होते हैं। वह पदार्थ होते हैं जिनमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का रेडिएशन इटसेल्फ होता रहता है, लेकिन इसकी लिमिट है, एक सीमित समय तक इनका रेडिएशन होता है, उसके बाद ये रेडिएशन बंद हो जाता है। तो जैसे इनिशियल स्टेज में जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा तो उसमें मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसमें से रेडिएशन वैल्यू जो निकलेंगे, किरणों की संख्या, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है। इसी को लेकर के रदरफोर्ड सोडी ने क्या कहा था कि किसी भी टाइम पे अगर मान लो ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो वॉल्यूम मतलब वैल्यू है, मास है, वो क्या है, n0 है। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा इसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी, क्योंकि द्रव्यमान की क्षति होती है। आइंस्टीन ने कहा था E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। जैसे जैसे द्रव्यमान कम होगा, घटेगा, नष्ट होगा, उसी द्रव्यमान का रूपांतरण किस में होता है, एनर्जी में। तो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा किरणें हमको मिल रही है, ये सब कहाँ से आ रही हैं, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के मास से डिमिनिश होने के बाद ही प्राप्त हो रही हैं। तो ये टाइम t पर मटेरियल की वैल्यू क्या है, n0। और रदरफोर्ड और सोडी ने कहा था कि किसी भी टाइम पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए विघटन दर होती है, डिफ्यूजन रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, जो डिफ्यूजन रेट है, वो किसी भी टाइम पे अगर आप निकालोगे तो कितना मटेरियल बचा हुआ है उसी के डायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स द डिफ्यूजन रेट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ दैट रेडियो एक्टिव मटेरियल। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अब हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें कांस्टेंट यूज़ करना होगा। और कांस्टेंट के नाम पे हमने मान लिया यहाँ क्या है, k। सो वी हैव अ dn dt इज इक्वल टू k टाइम्स t। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में। नेगेटिव dn कैन बी रिटन एज नेगेटिव k इंटू n इंटू dt। और मैंने आपको बताया कि जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तो जो वेरिएबल है वो भी तो डेरिवेटिव के साथ होना चाहिए। तो अगर n यहाँ है dn, तो dn के साथ n होना चाहिए। तो n को इधर करेंगे तो हो जाएगा 1/n dn, और इस नेगेटिव को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, नेगेटिव k dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन भी है इंटीग्रल ऑफ 1/n dn इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट k टाइम्स dt, and after the integration you have to add a constant c, another constant c. So now I can say the integral of 1/n is equal to log n। आपको हमने बताया कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, 1/x का होगा log x। क्यों, क्योंकि जो डिफरेंशियल ऑफ log x है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो log का जब डिफरेंशियल करते हैं तो 1/x आता है, तो जब इंटीग्रल करोगे 1/x का तो क्या आएगा, log x। तो यहाँ हो जाएगा log n, बट बेस क्या होगा, e, एक्सपोनेंशियल log होगा। और ये जो कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रल से, तो नेगेटिव k, और dt का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, सिर्फ t। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं कांस्टेंट का, तो इंटीग्रल में हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हो वो वैल्यू होगी। तो यहाँ देखो आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है तो t यहाँ लिखा जाएगा, एंड प्लस c, ये हमको मिला। इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इधर मिटा दे ये चीज़ तो, हाँ
बिल्कुल, जो फार्मूला आएगा ना उस पे क्वेश्चन आता है, स्टेप्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन समझाने के लिए आपको एक ये उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि इस उदाहरण में डिफरेंशियल भी है, इंटीग्रेशन भी है, और एक थियरी भी हमारी कंप्लीट हो जा रही है। अब log n हो गया, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू n नॉट। मतलब जिस रेडियो एक्टिव पदार्थ को डिफ्यूज़न के लिए रखा गया था वो इनिशियल स्टेज पे जब बिल्कुल टाइम t 0 था तो वो अपने पूर्ण वॉल्यूम के बराबर होगा, कंप्लीट वॉल्यूम रहा होगा। धीरे धीरे 1 2 3 सेकेंड या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जैसे जैसे बीतते जाएंगे मटेरियल की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन जब इनिशियल टाइम था तब तो फुल था ना मटेरियल, तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे में मटेरियल की वैल्यू क्या है, n नॉट। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो जगह log n, और n की जगह क्या यूज़ किया जाएगा, n नॉट, एंड दिस कांस्टेंट k टाइम्स टाइम, व्हाट इज टाइम, 0, एंड प्लस c। सो यू कैन से log n नॉट इज इक्वल टू c। देखो जो यहाँ कांस्टेंट हमने ऐड किया था उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई कि नहीं, मिल गई। अब इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, हैंस log n इज इक्वल टू नेगेटिव kt एंड प्लस c, और इस c को रिमूव करके क्या लिखा जाएगा, log n नॉट, और n नॉट को इधर ट्रांसफ़र कर लो आप, पक्षांतर करेंगे तो n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव kt, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ log m माइनस n, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, दैट इज n बाई n नॉट, at base e is equal to negative kt, or you can say n is equal to n by n naught is equal to e पावर नेगेटिव kt। अगर हम इस लॉग को रिमूव करेंगे तो जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो जाएगी, और फिर ये जो डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पावर नेगेटिव kt। जो ये वैल्यू आई है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पावर नेगेटिव kt, यही है रदरफोर्ड एंड सोडी का नियम। बट रदरफोर्ड एंड सोडी ने कांस्टेंट k को लैम्डा लिखा था, और लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं क्षय नियतांक, क्षय नियतांक कहते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे n इज इक्वल टू n नॉट और ई पावर नेगेटिव लैम्डा इंटू डी। दिस इज द रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, यही है रदरफोर्ड और सोडी का रूल, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उन रेडियो एक्टिव मटेरियल में से हमेशा अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का रेडिएशन होता है। बट जो रेडिएशन होता है वो होता क्यों है, उसका कारण है कि उन रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो साइज़ है एक निश्चित साइज़ से ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक द्रव्यमान बोलते हैं, क्रिटिकल मास। और जो क्रिटिकल मास से जब ज़्यादा मास हो जाता है तो उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। परमाणु बम बनाने के लिए क्या करते हैं, यूरेनियम के 2 टुकड़े लेते हैं, उसमें पहले से डिफाइन करके रखा जाता है कि यूरेनियम का क्रिटिकल मास कितना है। वो क्रिटिकल मास होता है और उस क्रिटिकल मास के 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 पार्ट्स हो गया, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग। जब तक वो पार्ट अलग रहते तब तक विस्फोट नहीं होता। उन्हें एक चाबी के द्वारा सेपरेट करके रखते हैं। जैसे ही ऊपर से उस परमाणु बम को नीचे गिराते हैं दोनों पार्ट अचानक से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जैसे ही दोनों मास इकट्ठा होते हैं पूरे एटम का जो मास है वो क्रिटिकल मास से बढ़ जाता है, और क्रिटिकल मास से जैसे ही ज़्यादा होता है उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और यही वो थियरी है कि जो मास में ह्रास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये इसको लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ से रदरफोर्ड सोडी ने इसको बताया था कि किस किस रेट पे किस किस टाइम पे कितना कितना मटेरियल बचेगा, किस रेट से वो क्षय हो रहा है, डिके हो रहा है, वो बताया था इन्होंने। और इसमें मैथमेटिक्स के दोनों टूल यूज होते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे देखते हैं।